कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। मैं हूं काजल कुमारी और आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे अमेजिंग चैनल काजल एजुकेशन पर। तो गाइस, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, आज हम क्लास 9 की केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर करेंगे जो कि है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसकी मैंने फर्स्ट वीडियो में बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं, आप उसको जाकर देख सकते हैं। पहले मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी और इस वीडियो में एंड तक बनी रहिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सबसे पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे और फिर बाद में आगे बढ़ के हम इस चैप्टर को एंड कर देंगे। तो मैं और हमारे चैनल को अगर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो देखिए, जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में कवर कर लिया कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या होती है, तो ठीक है, अब हम इसके पॉइंट्स देखेंगे। मतलब इन्होंने जो थ्योरी बनाई थी उनमें इन्हें क्या क्या पॉइंट्स दिए थे, चलिए हम उनको देख लेते हैं। पहले देखिए, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम विच एक्ट इन केमिकल रिएक्शन। ये तो हम सबको पता है कि जो भी मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होता है। चैप्टर 1 और 2 में यही पढ़ते आ रहे हैं। अब वो छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो एटम्स होते हैं। तो ठीक है, ये तो आपको पता पड़ गया कि जो मैटर होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना है जो कि एटम्स होते हैं और वो रिएक्शन के लिए एक्ट करते हैं। ये तो सबको पता है, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्या है, एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स व्हिच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। देखिए, कोई भी, जैसे कि देखिए यहाँ पे लिख रहा है कोई भी एटम है, मतलब वो इंडिविजुअल है, हम उसको और भी डिवाइड नहीं कर सकते। हाँ, हम कर सकते हैं उसको न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, पर जब उनके पास जितनी उस समय टेक्नोलॉजी थी उनके हिसाब से ये सही है, क्योंकि जब इतनी हाई टेक्नोलॉजी नहीं थी तब हम ये कह सकते थे कि जो एटम्स होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं। बट देखिए, और उन्होंने क्या कहा था, विच कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब जो भी एटम्स होते हैं, जो भी एटम्स होते हैं, हम उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना ही क्रिएट कर सकते। देखिए, ना ही क्रिएटेड और नॉट भी डिस्ट्रॉय। देखिए, अब एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पर है H2O, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, जो ये हाइड्रोजन है ये 2 है, हाइड्रोजन इसमें 2 है और ऑक्सीजन इसमें क्या है 1 है। तो देखिए, अब यहाँ पे कोई क्रिएट हुआ, कोई भी नया फॉर्मूला बना, कोई भी नया यहाँ पे कोई चीज़, जो एटम्स थे यहाँ पे, हाइड्रोजन इसमें 2 था और ऑक्सीजन इसमें 1 थी। तो अब यहाँ पे कोई और केमिकल रिएक्शन कुछ हुआ या फिर कि यहाँ पे कोई नई चीज़ बनी, नहीं बनी। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, हम इसकी जगह जैसे कि हम इसकी जगह OH रख दें, ऐसा तो कुछ है नहीं। ये जो भी एटम्स होते हैं उनको इंडिविजुअल नहीं कर सकते, वो जिससे बना है वो उन दोनों को अगर हम सेपरेट करते हैं वही रहेंगे। अब ऐसा तो है नहीं। देखिए, अभी जैसे ये है या फिर यहाँ पे कोई डिस्ट्रॉय हो गया, यहाँ पे कोई जो एटम था वो नष्ट हो गया, ऐसा भी नहीं हुआ। यहाँ पे जो थे वही रहे, ठीक है। तो देखिए, ये यहाँ पे कह रहा है वो इंडिविजुअल है, हम उनको डिवाइड नहीं कर सकते और ना ही वो क्रिएट हो सकते, ना ही वो डिस्ट्रॉय हो सकते इन अ केमिकल रिएक्शन। देखिए, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखिए, जैसे कि हमारे पास जैसे कि ऑक्सीजन के पार्टिकल्स हमारे पास, तो उसमें ऑक्सीजन के पार्टिकल्स ही मिलेंगे हमको। ऐसा तो है नहीं उसमें ऑक्सीजन के में कार्बन हो जाए, उन पे जो मास है और जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो गिवन होंगी उसमें। अगर वो ऑक्सीजन है तो वो ऑक्सीजन ही रहेगा, जिसको हम जितना तोड़ेंगे उसमें जितने भी एटम्स होंगे वो ऑक्सीजन के ही होंगे। अगर कार्बन को हम देखेंगे तो उसमें जितने भी एटम्स होंगे वो होंगे कार्बन के। तो देखिए, ये 3 पॉइंट्स थे, ये आपको समझ आ गए। चलिए अब हम आगे और पॉइंट्स को भी पढ़ते हैं। देखिए, अब हम अपने ये 2 पॉइंट और हैं, ये 3 पॉइंट्स हैं, मैं एक आपको बाद में बताऊंगी। देखिए, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, हम पे 2 अलग अलग एलिमेंट हैं, तो उनके जो मासेस होंगे वो भी अलग होंगे और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो भी अलग होंगी। देखिए, जैसे हम पे कार्बन का एक है पार्टिकल, एक ऑक्सीजन का है, तो इसका जो मास होगा वो डिफरेंट होगा और जो ऑक्सीजन का मास होगा वो भी डिफरेंट होगा और इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो भी अलग होंगी।
और देखिए एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। तो देखिए अब इसका क्या मतलब है, मतलब देखिए जैसे हमने लिया H2O, तो ठीक है, अब जैसे कि किसी ने आपसे कहा कि यार पानी बनाना है, तो देखिए आप ऐसा तो करेंगे नहीं कि देखो जी जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनको हमको एक फिक्स्ड कंपाउंड बनाने के लिए हमको एक फिक्स्ड रेशियो में इनका लेना पड़ेगा, ठीक है, फिक्स्ड नंबर ऑफ रेशियो, ठीक है। अब ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि जब हमको हाइड्रोजन बनाना है तो हमने ये ले लिया 1.5, तो हाइड्रोजन के एटम्स ले लिए और ऑक्सीजन का हमने 3.59 ले लिया, ऐसा तो है नहीं। हमको एक फिक्स्ड रेशियो में चाहिए जिसी से मतलब वो पूरा होल कंपाउंड बन पाएगा, जिसी से हमारा वाटर बनेगा। देखिए अब यहाँ पे ये ले लिए, अब क्या इससे हमारा वाटर बन जाएगा, इससे नहीं बनेगा, क्योंकि जब वाटर के लिए इसमें हाइड्रोजन के कितने पार्टिकल्स हैं 2 और इसमें ऑक्सीजन का कितना है 1। तो देखिए अब इसके लिए हाइड्रोजन के लिए मतलब एक होल फिक्स्ड रेशियो में लेने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, अब इसमें 2 तो हाइड्रोजन की है 2:1। अभी देखिए इसका ये बन गया, जैसे कि आपको समझ आ गया, मतलब एक होल कंपाउंड में हमको ये लेने होते हैं। और देखिए जैसे कि ये रहे, हम इनको ऐसे नहीं ले सकते, मतलब कुछ भी कितने भी अमाउंट में हमने ये ले लिए, इनसे जो वाटर है वो नहीं बन पाएगा। तो ठीक है, ऐसे हमको फिक्स में लेना है, जैसे कि यहाँ पे 2:1 ऐसे हमको लेने हैं। तो ठीक है, अब ये दो तो आपको समझ आ गया, एक लास्ट और इसको भी पढ़ देते जल्दी। तो देखिए अब आते हैं हम अपने लास्ट पॉइंट है, देखिए वो पॉइंट क्या है, द रिलेटिव नंबर्स एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। देखिए इसका क्या मतलब है, जैसे कि हमको आज पानी बनाना है, जैसे हम पानी बनाएं तो देखिए H2O इससे, तो देखिए इसमें हमको अब ऐसा तो है नहीं, हम जब वाटर बनाएंगे तो उसमें हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलेगा, ऐसा तो है नहीं, उसमें हमको एक कार्बन का कंपाउंड मिल जाए, मतलब एक कार्बन है उसका एटम मिल जाए, ऐसा है नहीं, क्योंकि जब वाटर होता है उसमें बस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होगी, उसके अलावा कुछ में अलग पार्टिकल्स नहीं होंगे। तो ठीक है, इसमें हाइड्रोजन कितनी होगी 2 और ऑक्सीजन कितनी होगी 1। तो देखिए यही कह रहा है कि काइंड ऑफ एटम्स मतलब एटम के जो काइंड होंगे वो सेम ही होंगे जो इसमें दिए हैं, ऐसा नहीं है कि कोई अलग कंपाउंड इनमें आ जाए, ऐसा नहीं होता। देखिए इन अ गिवन कंपाउंड इनका कांस्टेंट होता है, मतलब जो इनका नंबर्स होता है मिलने के लिए, मतलब वाटर बनाने के लिए H2O में मतलब इसका जो नंबर होगा वो एक कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता, मतलब जब हम वाटर का जो रेशियो होगा वो 2:1 ही रहेगा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पे कहा है कि कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। देखिए रिलेटिव नंबर्स होते हैं वो एक काइंड के ही मतलब एटम से बने होते हैं, और देखिए और कांस्टेंट कंपाउंड में वो दिए होते हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई चेंज मतलब कोई और घुसा है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अब ये तो थी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, अब इसके आगे हम पढ़ते हैं। तो देखिए अब आते हैं हम अपने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में, जो भी मतलब इनकी जो जब इन्होंने ये बनाई थी उस टाइम पीरियड के लिए, तो ये मतलब बहुत ही अच्छी साबित हुई थी, ये सारे सही थे जितने भी इन्होंने पॉइंट्स दिए। पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया जो इनकी थ्योरी थी उनमें लिमिटेशन आने लगी। अब वो लिमिटेशन क्योंकि उस समय तो जितनी मतलब उनके पास इंस्ट्रूमेंट थे उनके अकॉर्डिंग तो ये सारी चीज़ें सही थी, बट अब तो बहुत ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी है, तो अब के मुकाबले देखिए उनकी जो लिमिटेशन थी अब हम उनको पढ़ते हैं। तो देखिए फर्स्ट उनकी थी कि एटम्स आर इंडिविजुअल, उन्होंने बोला था कि जो एटम्स होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं, हम उनको और डिवाइड नहीं कर सकते, पर ये उनका एक बड़ा ड्रॉबैक था, मतलब जो ये एटम्स होते हैं इनको जैसे कि एटम है, तो देखिए अब हम इसको न्यूट्रॉन प्रोटॉन और देखिए एन न्यूट्रॉन, मतलब इसमें हमें ये और भी टूट सकते हैं, इनको हम और भी डिवाइड कर सकते हैं, बट उनके हिसाब से ये मतलब इंडिविजुअल होती है, इनको डिवाइड नहीं कर सकते। इसको हाँ हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 में। तो ठीक है, अब जो एटम्स होता है उसके अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन और ये भी सारे होते हैं। और ठीक है सेकेंड क्या है, एटम्स हैव सेम मास, मतलब एटम्स के पास सेम मास होता है, जैसे कि हमारे पास कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन है, तो इसमें जितने भी कार्बन के मतलब वो होंगे कार्बन कार्बन उनका सेम मास होना चाहिए, पर ये भी उन्होंने ड्रॉबैक किया, क्योंकि
मतलब एक कार्बन का जैसे 12 है तो दूसरे का 13, 14, इसका 11 हो सकता है, नहीं यहाँ पे 15, 16 जो टी तो उसमें होता ही है 12। तो ठीक है, अब उनके मासेस सेम नहीं हो सकते, किसी का ज़्यादा या कम भी हो सकता है। ठीक है, उन्होंने बोला था कि मतलब एक एटम्स होते हैं उनके पास सेम मास होता है, पर ऐसा कुछ नहीं होता, उनके पास डिफरेंट डिफरेंट मासेस हो सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे कार्बन का है, देखिए डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस, मतलब कोई डिफरेंट एलिमेंट है उनके डिफरेंट मासेस होने चाहिए। देखिए अभी यहाँ पे मैंने पोटेशियम ले लिया और कैल्शियम ले लिया, ठीक है, अभी मेरे पास यहाँ पे दो एलिमेंट है। अब देखिए इनके डिफरेंट मासेस होने चाहिए, उनके हिसाब से तो यही था कि इन दोनों के अब डिफरेंट मासेस होने चाहिए, बट जो पोटेशियम का होता है वो भी 40 होता है और कैल्शियम का भी 40 मास होता है। ये भी उनका एक ड्रॉबैक था, मतलब जितने भी डिफरेंट एलिमेंट होते हैं उनके डिफरेंट ही मास होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो मास है वो सेम ही हो, मतलब वो डिफरेंट होना चाहिए, सेम है पर ये तो ठीक है। ये तो थी हम डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, जो कोई इनके ड्रॉबैक्स थे ये। अब चलिए हम आगे आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, एटम। तो देखिए अब आते हैं हम अपने एटम एंड मॉलिक्यूल्स के कॉन्सेप्ट एटम पर। अब देखिए एटम क्या होता है, एटम्स, देखिए एन एटम्स इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। जैसा कि सबको पता है एटम बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं। जैसे कि देखिए मैं एग्जांपल दूं आपको, जैसे कि जब कोई घर बनता है, ठीक है, अब जैसे कोई घर है, अगर आप उसको खिसकाने की कोशिश करोगे मतलब एक पार्ट को, तो वो नहीं खिसकेगा, क्योंकि वो जो बना है वो ब्रिक से बना है। घर तो मतलब जो स्टार्टिंग होती है वो ब्रिक से ही होती है। तो जब घर के हम एटम पर आएंगे कि घर के जो एटम है वो क्या, तो वो ब्रिक्स ही होंगे। हाँ मतलब ब्रिक्स को अलग भी और भी कर सकते हैं एटम में, बट हम जब कॉमनली बात करें तो जो घर की जो एटम सबसे मतलब छोटी चीज़ होती है उसी को हम एटम कहते हैं। घर के लिए जो सबसे छोटी चीज़ होगी वो क्या होगी, ब्रिक्स। तो देखिए इसलिए यहाँ पे बोला है कि कोई एलिमेंट में कोई एलिमेंट है उसमें जो सबसे छोटी चीज़ होती है वो उसको कहते हैं हम एटम। ठीक है, वो एटम जो वो केमिकल रिएक्शन में भी पार्ट ले सकती है। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर हो गया। और देखिए एटम्स आर सो स्मॉल that we can't see them even under the most powerful optical microscope। अब देखिए जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि जो आप अपनी आंखों से देख सकते हो उस वो बहुत ही ज़्यादा छोटी चीज़ के नाम लो, तो आप कहोगे चींटी या फिर रेत का दाना। बट जो एटम्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि हम अपनी नेकेड आइज से तो उनको देख ही नहीं सकते, कि मतलब जो एक पावरफुल माइक्रोस्कोप होते हैं ना वो उनसे भी नहीं दिखते, इतने छोटे होते हैं वो कि हम उनको आंखों से, भला कि वो जो ऑप्टिकल और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप होते हैं हम उनसे भी नहीं देख सकते उनको। तो ठीक है, एटम्स इतने छोटे होते हैं कि हम उनको देख ही नहीं सकते एक माइक्रोस्कोप से भी। तो देखिए यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। और देखिए मैं आपको अगर एटम्स का साइज बताऊँ तो देखिए जो उनका शेप होता है एटम्स का वो कैसा होता है, मतलब साइंटिस्ट के द्वारा वो जब पता करा तो उनका शेप होता है स्फेरिकल, मतलब वो स्फेरिकल शेप के होते हैं। ठीक है, अब स्फेरिकल शेप के लिए अब देखिए जैसा कि मैं आपको दूं, एक ये बॉल है, अब इसका आप मेरे को साइज बताओ कि इसका साइज कितना है, तो आप बोलोगे पहले इसका रेडियस पता हो जब तो हम इसका साइज पता करेंगे। अब ठीक है, जैसे कि इसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर, तो अब हम उसका निकाल सकते हैं, उसका मतलब जो शेप का मतलब जितना भी साइज होगा हम उसको निकाल सकते हैं। अगर हम एक पार्क की बात करें तो हम कहेंगे कि इसका जो रेडियस है वो है 1 किलोमीटर, और हम उसका वो निकाल सकते हैं कितना भी मतलब वो बड़ा है, साइज निकाल सकते हैं। तो इसलिए मतलब कोई भी जब स्फेरिकल चीज़ होती है हमको उसका रेडियस पता होना चाहिए साइज के लिए, जब तो हम उसका पता करेंगे। तो ठीक है, अब ये तो आपको समझ आ गया, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब तो देखिए अब आते हैं, जैसे कि हमने एटम की सारी चीज़ें पढ़ ली, अब मतलब वो क्या होते हैं, किससे बने होते हैं, अब उनके हम साइज को भी देख लेते हैं। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया जो एटम्स का साइज होता है वो उसके रेडियस से पता पड़ता है। पहले उसका रेडियस हमको पता होना चाहिए जब हम उसको निकाल सकते हैं, और उसको हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर हो गया। अब देखिए एटम्स रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। अब देखिए जैसे कि हम अब एटम्स की अगर रेडियस की बात करें तो देखिए एक एटम्स का जो रेडियस होता है वो कितना होता है,
तो देखिए वो होता है 10 माइनस के 9 पावर में, ठीक है, इतना ये होता है। अब देखिए अब हम इसको लिखें तो देखिए 1/10 9 इस पे देखिए इतना होता है। अब ये इससे आपको अंदाजा नहीं लगेगा। अब देखिए समझे ये कोई बहुत मतलब लंबी एक लाइन है। अब ठीक है, अब जैसे कि यहाँ दिया गया है हमको इसको मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है, मतलब ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में। अब ये देखिए अब ये जो दी गई है जैसे कि 1 2 3 4 5 8 9, ठीक है, हमको ये इतने टुकड़ों में कट करनी है। आप अब सोच ही सकते हो इतने टुकड़ों में हम इसको कट करेंगे। जब ये जो इतना होगा ना, इतना डिस्टेंस इतना बड़ा, उसको हम कहते हैं नैनोमीटर, इतने बड़े होते हैं तब। तो आप इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते इतने बार मतलब इतने पार्ट्स में कट करके कोई भी इतने छोटे। तो मतलब इसलिए हम उनको जो भी पावरफुल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होते हैं उनसे भी नहीं देख सकते, ठीक है। और जो उनको हम नैनोमीटर कहते हैं, मेजर करते हैं जिस यूनिट से, हम उसको कहते हैं नैनोमीटर। तो देखिए यहाँ पे ये है, इसको हम nm से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब ये एटम के बारे में तो पढ़ लिया, चलिए अब हम इसके सिंबल के बारे में भी पढ़ लेते हैं। और देखिए हमने एटम का शेप भी पढ़ लिया, साइज भी पढ़ लिया, और वो कितने बड़े होते हैं ये भी पढ़ लिया। अब देखिए अब हम इनके सिंबल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए जो डाल्टन थे, मतलब जब हम इनको लिखते थे, अब जब मतलब रिएक्शन करते समय, तो देखिए जैसे कि H2O हमको बनाना है तो सबसे पहले हम लिखते थे हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन और इजिकल टू वो हमको देखा था वाटर। तो ये ना बहुत लेंदी था, इसको लिखने में मतलब बहुत ज़्यादा समय लगता था। तो जो डाल्टन वो ऐसे फर्स्ट साइंटिस्ट थे, मतलब उन्होंने ये सिंबल्स का हमको आइडिया दिया था। मतलब इन्होंने जो आइडिया दिया था वो था सिंबल्स, एलिमेंट के सिंबल्स बनने का, डाल्टन का, ठीक है। अब इनके बाद भी एक मॉडर्न आते हैं एलिमेंट के सिंबल, उनको हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि जो हाइड्रोजन होता है हम इसको ऐसे डिनोट करेंगे कि सर्कल बना देंगे, फिर बीच में सर्कल। कार्बन को पूरा सर्कल कर देंगे हम ब्लैक। यदि ऑक्सीजन के लिए हम खाली सर्कल बनाएंगे। फॉस्फोरस के लिए हम इसमें एक प्लस का साइन लगा देंगे। सल्फर के लिए मर्सिडीज का साइन लगा देंगे। उन्होंने ऐसे साइन बताए थे, पर ये जो साइन थे ये वैसे तो ये बहुत अच्छा आइडिया था उनका, जिन्होंने मतलब ये सिंबल्स बना के हमको दिया, पर जैसे कि उनमें बहुत कम, जैसे कि उनके सामने कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो इनके पास बहुत ही कम समय है जल्दी से मतलब ये रिएक्शंस करने, ये एलिमेंट के लिए सिंबल रखने के, तो उनको बहुत ज़्यादा समय लगता था। जैसे कि उनको गोल्ड के लिए तो पहले वो सर्कल बना देते, फिर ऐसे ऐसे करना पड़ता था, फिर वो ऐसे जी बना देते तो फिर उन पर गलत हो जाता था, फिर वो ऐसे करके ऐसे बना देते, और फिर देखिए लेड का बना देते ऐसे। तो ये भी मतलब बहुत ज़्यादा समय लेता था। और देखिए ये मरकरी का क्या है, ये साइन और इसमें डॉट डॉट बना दिया, तो ये भी उनका आइडिया वैसे तो बहुत अच्छा था। उन्होंने हमको सिंबल बताया कि डाल्टन ने, तो ये वैसे तो बहुत अच्छा, पर ये थोड़ा सा लेंथी था। तो देखिए अब ये तो आपको समझ आ गया। अब इसके बाद जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, चलिए वो पढ़ते हैं हम। अब देखिए अब हम पढ़ेंगे मतलब जो, अब तो पहले तो हमने पढ़ दिए जो डाल्टन ने बनाए थे सिंबल्स, पर अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। तो देखिए अब इसमें क्या होता है, जो इसमें ये जे बर्जेलियस थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बताया था कि मतलब कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट है उसका फर्स्ट लेटर या फिर फर्स्ट से सेकंड लेटर उनके अकॉर्डिंग हम नेम रखेंगे, ठीक है। देखिए जैसे कि ये हाइड्रोजन, ठीक है, अब इसका जब हमको ये सिंबल रखेंगे तो हमने इसका ले लिया H, ठीक है। अब सबको मतलब अब ये बिल्कुल अच्छा मतलब बहुत ही इजी था ये और बहुत ही जल्दी था, तो सब बहुत खुश हो गए कि ये तो अच्छा हुआ, मतलब ऐसे सिंबल्स रख लेंगे तो फिर सही है। अब देखिए जैसे हमने लिया हीलियम, तो देखिए अब इसका भी H था, फिर हम इनमें कंफ्यूज हो गए कि अब H फिर कैसे हम इसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि हम इसका मतलब अगर एक ही जैसे मतलब वो है ये एलिमेंट है तो एक ही जैसे है तो हम एक का सेकंड लेटर भी ले लेंगे। अब देखिए जैसे ये हाइड्रोजन का तो H हो गया, अब हीलियम का HE ले लिया हमने, ठीक है। अब ये ऐसे तो कर दिया, पर ऐसे बहुत सारे ऐसे भी डाउट थे कि हमने ये सेकंड लेटर ही क्यों लिया, हमने ये बाकी के जो लेटर्स थे वो क्यों नहीं लिया।
तो देखिए उसके लिए हमको ये लगाते हैं IUPAC, IUPAC भी बोलते हैं कुछ इनको। तो देखिए इसमें क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके अंदर क्या होता है, मतलब कोई भी सिंबल्स हो, साइज हो या फिर शेप, यूनिट के रिलेटेड जो भी मतलब ये होता है केमिस्ट्री में, एटम के ऊपर कुछ भी ऐसे रिलेटेड होता है तो उस पर वो ठप्पा लगा देते हैं। मतलब उसके बाद उस पर कोई मतलब डाउट नहीं उठा सकता या फिर वो चीज़ चेंज नहीं होगी। तो ठीक है, उन्होंने ऐसे लिख दिया तो उन्होंने इस पर ठप्पा लगा दिया कि अभी ये चेंज नहीं होगा, ये हीलियम अभी ये ऐसा ही रहेगा, अब इसको चेंज नहीं कर सकते। मतलब अभी ये सेकंड लेटर लिया है हमने इसका, अब ये सही है, अब इसके अलावा हम इसमें और भी लेटर नहीं ले सकते, अब ये सही है। तो अभी ये बिल्कुल मतलब अच्छा मेथड था, ये जल्दी भी था और फिर समझने में भी आने लग गया था। अब ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया अब कि कैसे उन्होंने मॉडर्न वो बनाई। अब इसके हम आगे चलते हैं। तो देखिए अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता देती हूँ, मतलब जो आपको मतलब ये एलिमेंट के सिंबल्स रखने में आपको ध्यान रखनी होगी। तो देखिए वो फर्स्ट बात क्या है कि मतलब जो भी फर्स्ट लेटर होता है उसको हम हमेशा कैपिटल में लिखते हैं, और ठीक है, और जो सेकंड होता है हम उसको किसमें लिखते हैं, फर्स्ट को हम कैपिटल लिखेंगे और सेकंड को हम स्मॉल में। ठीक है, देखिए जैसे कि एल्यूमिनियम का है AL, तो ठीक है हम इसको ऐसे लिखते हैं, हम इसको ऐसे या फिर ऐसे हम इसको नहीं लिख सकते, हम इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, मतलब उसका पहला जो लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए और जो सेकंड होता है वो स्मॉल होना चाहिए। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब ठीक है, अब देखिए जो दूसरी बात क्या है इनको ध्यान रखने में, अब देखिए ऐसा नहीं है कि जो हम मतलब सिंबल्स के लिख रहे हैं तो जो एलिमेंट है उसके जो फर्स्ट और सेकंड लेटर ही हो, किसी में जो सेकंड लेटर होता है उसको स्किप करके थर्ड भी ले लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसे एल्यूमिनियम है तो ठीक है हमने इसका A लेटर लिया, फिर इसका हमने ये भी लिया। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ जिंक की, ठीक है, अब इसमें मैंने ये Z को लिया। ठीक है, अब पर इसमें मैंने I को हटाकर मैंने N ले लिया, तो ठीक है अब ये डिफरेंट हो गया। ठीक है, क्योंकि अब मैंने क्या किया, अभी इसमें से I को छोड़ के मैंने इसमें से N ले लिया, ऐसा भी होता है। ठीक है, अब देखिए अब जैसे कि अब मैं आपको थर्ड बताती हूँ, थर्ड में क्या है। देखिए अब ये जो नाम है ये तो यहीं से है, मतलब ये तो यहीं से लिए गए हैं, बट कुछ ऐसे भी सिंबल्स होते हैं उसके जो नेम के जो सिंबल्स होते हैं ना वो लैटिन वर्ड्स में से लिए जाते हैं। देखिए जैसे मैं आयरन की बात करूँ, आयरन का होता है फेरम, तो ठीक है, और इसका सिंबल होता है Fe। मतलब जो आयरन होता है उसका लैटिन वर्ड क्या होता है, फेरम, और उसको हम फिर लिखते हैं, डिनोट करते हैं Fe से। ठीक है, इसका सिंबल ये होता है, बट इसका ये तो आयरन है। ठीक है, अब इसका ये तो वो है रियल नेम ये है, बट उसके लैटिन नेम में से हमने ये किया। देखिए एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देती हूँ, जो फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, सेकंड लेटर हमेशा स्मॉल होना चाहिए, इनमें वो गलती नहीं करनी चाहिए हमको। ठीक है, सेकंड है एल्यूमिनियम में ऐसा नहीं है कि जो कोई भी मतलब सिंबल वो एलिमेंट है उसका हम फर्स्ट और सेकंड लेटर ही लें, हम उसका फर्स्ट के अलावा मतलब ये थर्ड भी लेटर ले सकते हैं, जैसे कि इसमें। और जो एलिमेंट होते हैं उनकी हमको उन्हीं नाम में से नहीं, उनके लैटिन नाम होते हैं ना उनमें से भी हम ले सकते हैं। जैसे आयरन का होता है फेरम, हमने इसमें से लिया है, इसका सिंबल Fe है, बट इसमें तो Fe कहीं है ही नहीं क्योंकि इसमें हमने लैटिन वर्ड था जो इसका, उसमें से इसके नाम लिए। तो ठीक है, ये मिस्टेक्स तो आपको ये ध्यान रखनी होंगी करते समय। चलिए हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत मतलब हेल्पफुल लगी होगी। मैंने तो अपना बेस्ट देने की कोशिश की है, अगर फिर भी में से कोई टॉपिक रह गया हो या फिर कोई आपका डाउट रह गया हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में इसको पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो ये वीडियो तो यहीं पर एंड होती है, तो बाय, थैंक यू।